हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और हमारा ये वीडियो अनुच्छेद 21 पर है। अनुच्छेद 21 को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, इसमें हम बताते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 जो कहता है वह कहता है भारत राज्य क्षेत्र में जो भी रह रहे हैं व्यक्ति, यानी ये नागरिक और अनागरिक दोनों पर है। तो अनुच्छेद 21 के अधीन भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, वरना उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जो हमें स्वतंत्रता मिलती है वो मिलती है व्यक्ति को, और ये स्वतंत्रता मिलती है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। और ये जो स्वतंत्रता है इससे वंचित किया जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता क्या है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीना। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाह रहा है तो उसे स्वतंत्रता है अपने जीवन को जीने की। और यदि सरकार इस प्रकार प्रतिबंध लगाती है जो किसी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के लिए क्या कर रही है, प्रतिबंधित कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो ये जो इस तरह से कानून बनेंगे वो कानून क्या होंगे, असंवैधानिक होंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक यानी गरिमा से जीने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं में श्रेष्ठ है। और ये जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये स्टार्टिंग में बहुत छोटी पदावली थी, धीरे धीरे करते हुए इसका काफी विस्तृत रूप हो गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो केस आए थे, वो केस था हमारा ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। ये स्क्रीन पर गलत टाइप हो गया है, ये 52 है। तो इस केस में क्या हुआ, जो पिटिशनर था उसने निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अधीन उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसने कहा कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा जो अनुच्छेद 19(5) में मेरे अधिकार है वो अतिक्रमण होता है, और दैहिक स्वतंत्रता एक आवश्यक अंग है। और ये जो अधिनियम है, जो निरोध करने का अधिकार है इस अधिनियम के अधीन, ये जो प्रतिबंध है ये अयुक्तियुक्त है, इसलिए ये अवैध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, यानी उसने इस केस में किसको चुनौती दी, इस केस में उसने दी एक अधिनियम को चुनौती। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, ये स्टार्टिंग की अवस्था है कि जो अनुच्छेद 21 है वो कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण देता है कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी कानून को। जैसे कोई कानून है, उसको गलत तरीके से पालन करके किसी को गिरफ्तार कर लिया, इस पे संरक्षण है, परंतु कानून अयुक्तियुक्त बना है, कानून असंवैधानिक है, इसके विरुद्ध कोई भी संरक्षण नहीं है। यानी शुरुआत में क्या आया कि यह संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध संरक्षण नहीं है। यानी विधानमंडल कोई भी कानून बना के आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब इस संदर्भ में अगला केस जो हमारा आता है वो आता है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो ये पिटिशनर था ना, ये क्या था, एक संदिग्ध व्यक्ति था। तो एक पुलिस वाला बार बार जाके खड़क सिंह है उसके दरवाजे को नॉक करे, इसे खड़क सिंह से खड़खड़ाना याद रखना, उसके गेट को बार बार नॉक करे जाके। उसने कहा ये तो बड़ा फजीता हो गया। तो वो वहां पर इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो यूपी रेगुलेशन नंबर 236 ख है, जिसके अनुसार किसी संदिग्ध व्यक्ति के घर में आने जाने का उपबंध है, यानी पुलिस वाला कोई भी कभी भी आए जाए ये जांच करने के लिए है कि नहीं है, उसको इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि कानून का प्राधिकार जो है, जो किसी कानून प्राधिकार के बिना केवल कार्यकारी निर्देश पर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, वह असंवैधानिक होगा। यानी उन्होंने कहा, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति माननीय पतंजलि शास्त्री जी ने कहा
कि जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता का अर्थ एक व्यक्ति के पशुवत जीवन से नहीं है, बल्कि ये क्या है, सभी अंग इंद्रियों की स्वतंत्रता से है, जिसका वह जीवन में उपभोग करता है। तो यानी उन्होंने इसमें कहा कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति जो संदिग्ध है उसके घर पर बार बार जाकर उसको है खड़क सिंह है, तो उन्होंने इस चीज को असंवैधानिक घोषित किया और उन्होंने कहा कि ये जो यूपी रेगुलेशन नंबर 236 है ये असंवैधानिक है। तो इस प्रकार इसमें हमारे 2 पॉइंट आते हैं। अब नेक्स्ट आता है, अब ये थोड़ा सा विस्तृत रूप लेगा ना, नेक्स्ट आता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक वर्ड आया इसमें, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, एक नियम तो ये था। दूसरा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना। तो यहां पर हम ये देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। ये भी स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहला जो केस आएगा वो हमारा आएगा ए.के. गोपालन का। ए.के. गोपालन में जैसे आपने पहले देखा ही कि भाई, चलिए इसको हम बताते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अन्य अधिकारों की तरह है, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध तो लगाना आवश्यक है क्योंकि सभ्य समाज की स्थापना करनी है। तो उन्होंने कहा कि इस अधिकार को रोकने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। कानून कैसा होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो पहला वाला केस था ए.के. गोपालन वाला केस, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, शब्द के बारे में उन्होंने कहा कि कानून का अर्थ है राज्य के द्वारा बनाए गए कानून, ना कि प्राकृतिक न्याय से बनाए गए कानून। अतः संसद क्या करेगी, विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण कर सकती है। और उन्होंने ये कहा कि न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा जो विधानमंडल ने कानून बनाया है वो उचित है या नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया या नहीं। ये स्टार्टिंग का व्यू है सुप्रीम कोर्ट का। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो विधानमंडल जो बनाएगा उस कानून को, और न्यायालय उसकी जांच नहीं करेंगे युक्तियुक्ता की। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस आया वो आया हमारा, जो दूसरा केस था वो आया था हमारा मेनका गांधी। मेनका गांधी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मामले में। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ए.के. गोपालन में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की एक संकुचित बात कही थी, इसमें उन्होंने उसको नकारा और उन्होंने कहा कि नहीं, अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि कानून का गलत तरीके से प्रयोग करा और किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया ना, इसमें यह भी देखेंगे कि जो ये कानून बना, जो विधानमंडल ने कानून बनाया, जो अब तक बात आ रही थी भाई विधानमंडल ने क्या कानून बनाया, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। मेनका गांधी वाले केस में ये चीज परिवर्तित की गई और उस केस में कहा गया देखिए कार्यपालिका के विरुद्ध भी संरक्षण है और विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात ये देखा जाएगा विधानमंडल ने जो विधि पारित की है, क्या जो जिससे वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को वंचित कर रहे हैं, अधिकार को सीमित कर रहे हैं, अधिकार को प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्या वो युक्तियुक्त है, क्या वो उचित है, क्या वो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप है। यदि है तो सही है, अदरवाइज विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव की गरिमा का अधिकार भी शामिल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो एक पदावली थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्टार्टिंग में क्या थी, ये सिर्फ हमें कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था। फिर मेनका गांधी वाले केस में जो आया उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अब हमारा थर्ड केस आता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट केस है वो है फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जो प्राण शब्द है उसका अर्थ है पशुवत जीवन नहीं, पशु के समान जीवन नहीं, मानव जीवन, जो भौतिक अस्तित्व ही नहीं बल्कि क्या आध्यात्मिक अस्तित्व भी है इसके अंदर। प्राण के अंतर्गत क्या आएगा, शरीर के अंगों की रक्षा ही नहीं जिससे जीवन का आनंद मिलता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है। यानी उन्होंने क्या कहा फ्रांसिस कोरेली में, पशुवत मानव जीवन नहीं,
बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें नेक्स्ट केस हमारा आता है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ, इसमें एशियाड गेम हुए, उसमें काम करना था, वहां पर एशियाड गेम हुए तो उससे पहले वहां की व्यवस्था मजदूर लोग लगाए गए काम करने के लिए। 9 रुपए उनकी न्यूनतम मजदूरी थी और दी कितनी गई, 8 रुपए, 1 रुपए उनका कमीशन काट लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि क्योंकि न्यूनतम मजदूरी ना दिए जाने के कारण श्रमिकों का क्या हुआ, अनुच्छेद 21 जीविकोपार्जन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में ही है और उसका उल्लंघन हुआ, इसलिए ये असंवैधानिक है। अब हम आते हैं अपने एक पॉइंट और पर। इसी तरह से इसमें एक दो केसेस और हैं, जैसे कि एक अधिकारी को सरकारी सेवक को निलंबित कर दिया गया, उसे 1 रुपए प्रति माह भत्ता दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर इस तरह का प्रावधान करेंगे तो ये कोर्ट तक आएगा कैसे। इस प्रकार हमने पाया अभी तक कि अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का पहले छोटा अर्थ निकाला जाता था, फिर धीरे धीरे ये पदावली व्यापक हुई और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में क्या आएगा, कार्यपालिका यदि विधि विरुद्ध तरीके से कानून का पालन करती है, गलत कानून का पालन नहीं करती है, जैसे अरेस्टिंग है, अरेस्टिंग का हमारा प्रोविजन है, अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट करती है तो उसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है हमें आर्टिकल 21 में। और फिर मेनका गांधी वाले से फिर क्या चीज स्टार्ट हो गई, मेनका गांधी वाले केस से ये स्टार्ट हो गया, यदि विधानमंडल ने भी कोई गलत कानून बनाया है तो भी आर्टिकल 21 के अधीन वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नहीं माना जाएगा और वो जो कानून बना होगा वो क्या होगा, वो असंवैधानिक घोषित होगा। इस प्रकार हमारा जो अनुच्छेद 21 पर भाग 1 है ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो हमें प्रमोट कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको कुछ और लगता है कि किसी और पॉइंट पर हम आपकी हेल्प करें तो हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोशिश करेंगे कि उस कार्य को भी हम आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद।